हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कहाँ से कहाँ तक वो मैं आपको बता देता हूँ। हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक, मतलब 25 से लेके 33 तक। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले, मतलब क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, मैं एक बार आपको डिस्क्लेमर शो कर देता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्लेमर में, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की जाने वाली छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल निर्माताओं और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं, यदि आप इस डेक में उपयोग की जाने वाली किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या मुद्दा है, तो आप कृपया करके sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से और एंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है क्वेश्चन कि व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मर्क्यूरिक आयोडाइड लिया, पोटेशियम आयोडाइड में ऐड कर दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड में। द फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट चेंज या बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। तो तीन ऑप्शन तो फ्रीजिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है और एक ऑप्शन बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जिसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। मैंने कहा जब व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड, मतलब HgI2 इज एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, मतलब HgI2 को ऐड कर दिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो हमारे पास बन के आता K2HgI4। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हो क्या रहा है, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। सो द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस और द एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। आप क्या कहेंगे? लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस, या फिर आप कह सकते हैं एक्चुअल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रेज हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन का? ऑप्शन ए। एक सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था कि फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, मतलब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो एक्चुअल में जो फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए था वो बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज। ठीक है, as a result of this reaction number of ions decreases, so the lowering in freezing point is less or the actual freezing point is raised। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैंने क्या बताया? ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। The molecular weight of benzoic acid in benzene is determined by depression in freezing point। मैं रिपीट करता हूँ, the molecular weight of benzoic acid in benzene is determined by depression in freezing point method corresponds to ionization of benzoic acid, dimerization of benzoic acid, trimerization of benzoic acid या फिर सॉल्वेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि बेंजोइक एसिड क्या होगा? अंडरगोज डाइमराइजेशन इन बेंजीन। जहां पर पहले दो मॉलिक्यूल थे, अब एक रह गया। डाइमराइजेशन ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन इन बेंजीन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड।
तो नॉट ऑप्शन ए, नॉट सी, नॉट डी। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है बेंजोइक एसिड का इन बेंजीन, मतलब बेंजीन यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट है, इज डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, बिकॉज क्या होता है, डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड हो जाता है इन बेंजीन। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का क्या हो जाता है, डाइमराइजेशन इन बेंजीन, नॉट आयनाइजेशन, नॉट ट्राइमराइजेशन, नॉट सॉल्वेशन, क्या होता है, डाइमराइजेशन। तो ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जिसका आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए, नॉट सी, नॉट डी। ठीक है, चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, मेनली पॉइंट ऑफ फैक्टर और आपकी लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में होना चाहिए, 1:1:1, 1:2:3, 1:2:4 या 2:2:3। क्या पूछा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मोलरिटी दे रखी है 0.01 मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ और 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 0.01 मोलर यूरिया, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 0.01 मोलर यूरिया 0.01, NaCl में दो लाइक पार्टिकल्स बनेंगे, Na पॉजिटिव, दो आयंस बनेंगे NaCl नेगेटिव, तो हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर, एंड Na2SO4 में तीन बनेंगे तो हो जाएगी 0.03 मोलर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 0.01 उसकी मतलब जो प्रोडक्ट में आएगा उसकी क्या रहेगी, एक तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। इट मींस दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, hence depression in freezing point will be in the same ratio। तो उसने कहा concentration of particles of 0.01 molar यूरिया, क्या कहा उसने, concentration of particles of 0.01 molar यूरिया NaCl and Na2SO4 are 0.01 molar, 0.02 molar and 0.03 molar respectively। तो क्या रेशियो रहा, 1:2:3, hence depression in freezing point will be in the same ratio। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1:2:3, नॉट ऑप्शन ए, नॉट सी, नॉट डी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 28 कि ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट या लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट। तो पूछा गया है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जब उसमें एक नॉन वोलेटाइल हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर जाता है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट देख रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, तो जब इक्विलिब्रियम, द फॉलोइंग थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्वेंट, क्या क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम रहेगा तो इक्विलिब्रियम में क्या क्या रहेगा, व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट्स, जब फ्रीजिंग स्टार्ट्स होती है, व्हेन फ्रीजिंग स्टार्ट्स, लिक्विड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट। फ्रीजिंग स्टार्ट होगी तो लिक्विड सॉल्वेंट हमारे पास वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और लिक्विड सॉल्वेंट किसके इक्विलिब्रियम में रहेगा, सॉलिड सॉल्वेंट के, और बोथ हैव द सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, सो व्हेन फ्रीजिंग स्टार्ट्स, लिक्विड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट एंड बोथ हैव द सेम वेपर प्रेशर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब
लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इस सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, कौन कौन है वो फॉलोइंग, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्या ना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल मतलब CH3OH शुड बी एडेड टू 10 लीटर टैंक ऑफ वाटर, कितना मिथाइल एल्कोहल ऐड करें किसमें, 10 लीटर टैंक ऑफ वाटर में, टू प्रिवेंट इट्स फ्रीजिंग एट 268 केल्विन, ताकि इसकी जो फ्रीजिंग होनी है 268 केल्विन पर वो ना हो। केएफ दे रखा वाटर का कितना, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ऑप्शंस दे रखे हैं 880.07 ग्राम, 899.04 ग्राम, 886.02 ग्राम, 868.06 ग्राम। मैं रिपीट करता हूं, कह रहा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल एल्कोहल मतलब CH3OH कितना मिथाइल एल्कोहल हम ऐड करें, शुड बी एडेड टू 10 लीटर टैंक ऑफ वाटर, शुड बी एडेड टू 10 लीटर टैंक ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट्स फ्रीजिंग एट 268 केल्विन, ठीक है। केएफ वगैरह सारी चीजें दे रखी है। सीधा सा क्वेश्चन है कि 268 केल्विन पर पानी को जमने से रोकने के लिए 10 लीटर टैंक में कितने ग्राम मिथाइल अल्कोहल मिलाना चाहिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भाई नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का 273.15 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एट 268 केल्विन, लेट द अमाउंट ऑफ मिथेनॉल एडेड बी x ग्राम, लेट द अमाउंट ऑफ मिथेनॉल एडेड बी x ग्राम। सो मोलैलिटी निकाल लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 32, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। तो नीचे रखनी है वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो ये तो हो गया x अपॉन 32। 32 क्या है आपका बताइए, 32 आपका यहाँ पे क्या है, वाटर, वाटर का सॉरी 32 क्या है यहाँ पे, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। वाटर तो सॉल्वेंट है और मिथाइल एल्कोहल क्या है, सोल्यूट। तो मिथाइल एल्कोहल फॉर्मूला, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, जिसमें 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो टोटल हो गया 16, और एक ऑक्सीजन है तो हो गया 32। तो गिवन मास में मोलर मास, और मोलर मास में नीचे क्या करना है, इनटू में वॉल्यूम इन लीटर, जो कि देखिए 10 लीटर। तो मोलैलिटी आ जाती है x/320 मोलर, मतलब मोल पर केजी। देयरफॉर मोलर मास हमें पता है, मोलर मास दे रखा, मोलर मास हमें पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया। क्योंकि मोलर मास क्या होता है, 32 ग्राम पर मोल। मास ऑफ H2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर नियर अबाउट क्या होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर नियर अबाउट क्या होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो नॉर्मल फ्रीजिंग में रिपीट करता हूं, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 273.15 केल्विन। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रीजिंग एट 268 केल्विन, लेट द अमाउंट ऑफ मिथिलेन कि हमें ऐड करना पड़ेगा x ग्राम। तो हमने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली, मोलैलिटी आ गया x/32 इंटू 10 x/320 मोलर। मोलर मास ऑफ CH3OH है हमारा 32 ग्राम पर मोल, एंड मास ऑफ H2 नियर अबाउट होगा वॉल्यूम ऑफ H2 की, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। अगर हमने 10 ग्राम H2 लिया तो उसका मतलब 10 ml H2, ऐसे आप समझ सकते हो। चलिए दूसरी बात यह है कि लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू M।
अब डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, लोअरिंग फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ जो कि कितना है हमारा 273.15 मतलब प्योर का, माइनस 268 केल्विन, ठीक है, माइनस 268 केल्विन पर वो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स फ्रीजिंग एट 268 केल्विन, तो दूसरा टेम्परेचर हम क्या लेंगे 268 केल्विन, इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 के जी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे मोलैलिटी जो कि आ जाएगी x/320, तो इसको सॉल्व करने पे आपका बचेगा 5.515 इज इक्वल टू 1.86 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 320, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.15 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 1.86, तो ये आ जाता है आपका 886.02 ग्राम, क्या आ जाता है आपका 886.886.02 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो क्या है कि मोलर मास हमारा CH3OH का 32 ग्राम पर मोल और मास ऑफ H2O इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O वो नियरली इक्वल रहेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी है वो क्या रहती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। उसके बाद हमने सीधा फॉर्मूला लगाया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, अगर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम है तो के एफ की वैल्यू हमें पता है 1.86, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई, प्योर में से ये वाला घटा देंगे 268 इंटू एक्स बाय 320, तो एक्स कितना 886.02 ग्राम मिलाने से 886.02 ग्राम मिलाने से 10 लीटर पानी की टंकी में 268 केल्विन पर जमने से रोकने के लिए हमें कितने ग्राम मिथाइल अल्कोहल मिलाना चाहिए 886.02, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 886.02, नॉट ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट डी। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 आपको क्लियर होगा एकदम से। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि KF for water is 1.86 kg per mole. If your automobile radiator holds 1 kilo of water, how many grams of ethylene glycol मतलब C2H6O2 you must add to get the freezing point of the solution lower to -2.8 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 72 ग्राम, 93 ग्राम, 39 ग्राम या फिर 27 ग्राम। तो इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है, सीधा सीधा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आप लगाएंगे और आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त, मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। हमें दे रखा है इथिलीन ग्लाइकोल, तो कूलेंट इज ग्लाइकोल विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 2.8 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, यू मस्ट एड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर्ड, इतना लोअर हो जाना चाहिए, मतलब चेंज कितना होना चाहिए 2.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ होता है के एफ इंटू एम, वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 बाय M2 इंटू W1, वैल्यूज रखेंगे, डेल्टा टीएफ क्या देगा 2.8 इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू W2 की वैल्यू W2 की वैल्यू क्या आएगी गिवन मास, W2 तो हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ना, डिवाइडेड बाय 62 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका इथिलीन ग्लाइकोल, जब इथिलीन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 का आप क्या निकालेंगे मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा 62 इंटू में W1 जो कि है 1000, सो W2 कितना आ गया आपका 93.33 ग्राम, लगभग कितना आ गया अप्रोक्स आप बोल सकते हो 93 ग्राम। सो करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा है सभी देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए, नॉट ऑप्शन सी, नॉट ऑप्शन डी, ठीक है एवरीवन। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे क्लास के आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज टू कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 किलोग्राम ऑफ वाटर, देखो बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 किलोग्राम ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस विल बी, केएफ दे रखा 1.86 केल्विन केजी पर मोल एंड मोलर मास दे रखा है इथिलीन ग्लाइकोल को 62 ग्राम पर मोल। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 4 किलोग्राम वाटर कर दिया है, 800 ग्राम, 800.00, 200.30, 204, 204.30, 400.00 या 304.60, ये हो गया आपका ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डेल्टा टीएफ क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 0 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट है इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट है इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन का, वो है कितना? 6 डिग्री सेल्सियस। टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस माइनस 6 कितना हो गया? 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 6 का आया है। कितना? 6 डिग्री सेल्सियस का। केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.86 केल्विन केजी पर मोल। W2 क्या हो गया? मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ग्राम्स, जो कि गिवन मास होता है। W1 क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, मतलब H2O, सॉल्वेंट H2O जो कि दे रखा है 4 किलो, मतलब 4000 ग्राम। M2 हो गया मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि दे रखा है 62 ग्राम पर मोल। कितना दे रखा है? 62 ग्राम पर मोल। आई क्या है? वेंटो फैक्टर इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इथिलीन ग्लाइकोल क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वेंटो फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? 1। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम डेल्टा टीएफ I इंटू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे। डेल्टा टीएफ की वैल्यू 6 इंटू आई की वैल्यू 1, 1000 इंटू 1.86 के एफ इंटू W2, तो कैलकुलेट करना 1 आई की वैल्यू डिवाइड बाई 62 इंटू में 4000। तो W2 यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आ जाता है 800 ग्राम। कितना आ जाता है W2? 800 ग्राम। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। 800 ग्राम ऐड करने पर, ठीक है, ना तो बी, ना सी, ना डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। द मोलर मास ऑफ a solute X in gram per mole if its 1% solution is isotonic with 95% solution of cane sugar। ये ध्यान दीजिए क्वेश्चंस में, आज के क्वेश्चंस में, आज के सेशन में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 95% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मोलर मास इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 68.4, 34.2, 136.2 और 171.2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपको दिए जाने वाले 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो यहाँ पर आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूँ और 10 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस का। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? पाई1 इज इक्वल टू पाई2। पाई1 की वैल्यू आप क्या रखेंगे? एनआरटी N1 RT बाय V1 इज इक्वल टू N2 RT बाय V2। ठीक है, फिर हमने क्या किया? RT से RT कैंसिल, तो N1 बाय V1 इज इक्वल टू N2 बाय V2। N1 by V1 is equal to N2 by V2। N1 की वैल्यू रखी W1 by M1 into V1 is equal to W2 by M2 into V2। उसने कहा 1% सॉल्यूशन। 1% सॉल्यूशन का मतलब अगर मैं 100 की रेस्पेक्ट में बात करूं तो 1% सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। तो 1% क्या हुआ आपका? 1 W1 by V1 क्या हो गया? 1। ठीक है, W by V की रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। और W by V2 क्या हो गया? 95% सॉल्यूशन। तो 100 माइनस 95, 5 बचा, 5। ठीक है, 5 हो गए आपके W2 बाय V2। सारी वैल्यूज पुट करेंगे। M1 की वैल्यू नहीं पता, M2 की वैल्यू 342 के 342 ग्राम पर मोल और इनटू में, ठीक है, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो 1 बाय M1 आ जाएगा इक्वल टू 5 बाय 340। 1 बाय M1 क्या आ जाएगा? 5 बाय 340। तो M1 क्या आ जाएगा? 340 बाय 5 मतलब 68.4। मतलब क्या आ गया? 68.4। सो जो मोलर मास होगा X का, आप यहाँ पर देखेंगे M1 इक्वल टू 340 बाय 5 इक्वल टू 68.4 इक्वल टू X। इट मींस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट X इज 68.4 ग्राम पर मोल। मोलर मास X का क्या आ गया? 68.4 ग्राम पर मोल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। ठीक है, 68.4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। राउल्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हेनरीज लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर। P is equal to KH into chi, pi is equal to CRT, P is equal to chi1 into P1 naught plus chi2 into P2 naught, डेल्टा TB is equal to KB into M। तो A B C D चार ऑप्शन है, आपको चूज करना है 3412, 2143,
4 1 2 3 1 3 2 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ। सीधे सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इसकी हेल्प से। चलिए, तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। यहाँ आपको दिए गए 10 सेकंड का समय होता है समाप्त। अब ध्यान से सुनिए, राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? x1 p1 नॉट प्लस x2 p2 नॉट। ठीक है, सी ए का तो हो गया, बताइए कितना? 3। ठीक है, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है क्या? डेल्टा टीवी इजकल टू केबी इंटू एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला दिख रहा है? डेल्टा टीवी इजकल टू केबी इंटू एम। नेक्स्ट है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है? पाई इजकल टू सी आर टी या पी इजकल टू के एच इंटू एक्स। हेनरीज लॉ कहता है पी इजकल टू के एच इंटू एक्स, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है पाई इजकल टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? पाई उसका सिंबल है, इजकल टू सी आर टी। मतलब ए का तो 3 हो गया, बी का 4 हो गया, ठीक है, सी का क्या हो गया 1 और डी का हो गया 2। सो ए का ए बी सी डी 3 4 1 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एवरीवन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 4 1 2। नॉट बी, नॉट सी, नॉट डी। ठीक है, 3 4 1 2। ठीक है एवरीवन, so this is all about this today's class. It's time to say thank you. So thank you so much everyone. Have a nice day. Take care. Goodbye. धन्यवाद. Thank you.